गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं हीरा लाल और HL टीचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के वायसराय। तो चलिए हम जब तक टॉपिक पे बात करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी किए हुए। तो जानते हैं ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के वायसराय। तो उसके बाद है उसके अंतर्गत प्रथम लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। जो लॉर्ड कैनिंग जो था उसको ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो नियुक्त किया गया था वह भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था और कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल यानी कंपनी द्वारा जो नियुक्त किया गया था अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह घटित हुआ। 1857 का जो ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहत कंपनियों के हाथों से भारत का शासन छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। यानी 1857 की जो क्रांति ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार यानी प्रशासन जो था उसमें कुछ सुधार किया गया और कंपनी के हाथों से भारत का शासन यानी पहले जो था कंपनी शासन करता था, तो यह विद्रोह के बाद कंपनी के हाथों से शासन छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में दे दिया गया। उसके बाद अंग्रेजी ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई और उनके हाथों से तोप खाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और उनके हाथों से यानी किनके हाथों से तो लॉर्ड कैनिंग के हाथों से तोप खाने की अधिकार छीन ली गई। उसका लॉर्ड कैनिंग के समय में ही सन 1858 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1857 में, वह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। इसमें विधवा को पुनः वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो पहले जो था, जो औरत की पति मर जाता था उसको आग में दफना दिया जाता था, उसको दोबारा यानी कहा जाए तो दूसरा विवाह करने का अनुमति नहीं था। तो यह जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ, इसके तहत विधवा को पुनः वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासन में सन 1856 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो 1856 में पारित हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना संभव हुई। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो पारित हुआ था, इसके तहत बम्बई, कोलकाता, मद्रास में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। लॉर्ड कैनिंग ने मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को यानी मैकाले जो एक दंड संहिता नामक पुस्तक लिखे थे, उसको लॉर्ड कैनिंग ने सन 1858 ईस्वी में कानून बना दिया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू किया। यानी जो मैकाले के द्वारा दंड संहिता लिखा गया था उसको लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में कानून बना दिया। यानी जैसे हमारा भारत का संविधान लिखित है ना,
तो उसी तरीका से मैकाले द्वारा दंड संहिता को लिखा गया था और उसी को लॉर्ड कैनिंग ने कानून बना दिया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता को लागू किया गया। उसके बाद है 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन काउंसिलिंग एक्ट को पारित किया। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन काउंसिलिंग एक्ट को पारित किया और पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया। लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किए गए व्यक्त सिद्धांतों यानी राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड डलहौजी जो राज्य विलय नीति को अपनाया था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में रेलवे लाइन, सड़क तथा नहरें का निर्माण करवाया। लॉर्ड कैनिंग ने जो भारत में सार्वजनिक जैसे मंदिर, मस्जिद, सड़क, नहर ये सब जो है अधिकांशतः सार्वजनिक ही होता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत जैसे सड़क जो आता है, रेलवे लाइन आता है, नहरें आता है, सार्वजनिक सुधार आता है यानी सार्वजनिक के अंतर्गत आता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में रेलवे लाइन, सड़क तथा नहरें का निर्माण करवाया। उसके बाद इंग्लैंड का महान अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन लॉर्ड कैनिंग के समय में 1859 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड का महान अर्थशास्त्री था लॉर्ड विल्सन। इंग्लैंड का महान अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन जो था लॉर्ड कैनिंग के समय में, यानी लॉर्ड कैनिंग कब का यानी 1859 में लॉर्ड कैनिंग का शासन था यहाँ। तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग के समय में इंग्लैंड का महान अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन भारत आया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विल्सन के परामर्श पर 500 से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। यानी लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विल्सन के परामर्श पर यानी जॉन विल्सन के कहने पर लॉर्ड कैनिंग ने 500 से अधिक आय पर आयकर लगा दिया और आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% की टैक्स निश्चित कर दी। यानी जैसे कोई धन आता तो उस पर 10% टैक्स लगता। जैसे 100 का 10% हो जाएगा 100 रुपया, 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपया और 100 का 4% होगा 4 रुपया। तो इसी तरीक़ा से 500 से अधिक आय पर यानी जो व्यक्ति 500 से अधिक कमाता तो उसे आय पर यानी आमदनी पर 10% और खर्च पर 4% की टैक्स देनी पड़ती। तो लॉर्ड कैनिंग के शासन में ही 1861 ईस्वी में पारित भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग की सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1861 ईस्वी में पारित भारतीय परिषद अधिनियम के तहत यानी पारित भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग की संख्या यानी काउंसिलिंग एक पोस्ट था उसकी संख्या जो है उस काउंसिलिंग की संख्या 4 से बढ़कर 5 तथा लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। इस परिषद में पहली बार विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। यानी इसमें जो है पहली बार इस परिषद में पहली बार विधि निर्माण यानी नियम कानून के निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत यानी भारतीयों को सम्मानित किया गया था। और अगला टॉपिक है हमारा, अगला है लॉर्ड एलिगिन यानी लॉर्ड एलिगिन। तो लॉर्ड एलिगिन जो भारत में 1862 से 1863 ईस्वी तक रहे।
तो लॉर्ड एल्गिन का महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबी आंदोलन का दमन, यानी वहाबी आंदोलन का जो था दमन करना यानी ख़त्म करना था इसका मुख्य उद्देश्य। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, यानी धर्मशाला कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। यानी 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके बाद आया लॉर्ड लॉरेंस जो 1864 से 1869 ईस्वी तक रहे। तो सर जॉन लॉरेंस के समय में 1865 ईस्वी में भूटान के ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। यानी 1865 ईस्वी में भूटान के ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। कौन किया? तो सर जॉन लॉरेंस ने। तथा आंग्ल भूतनी युद्ध का अंत, यानी आंग्ल भूतनी नामक एक युद्ध था उसको अंत किया। इस और वह जो युद्ध का जो अंत हुआ किस समझौते के साथ? इस समझौते के साथ हुआ जो अंग्रेज भूटानियों को 50,000 रुपया वार्षिक सहायता देंगे। यानी आंग्ल भूतनी युद्ध का जो अंत हुआ था वह इस निश्चय के साथ युद्ध हुआ था कि अंग्रेज भूटानियों को 50,000 रुपया वार्षिक सहायता देंगे और भूटानियों ने बदले में अंग्रेज को 18 पहाड़ियों पर अधिकार सौंपा। सन 1865 ईस्वी में सर लॉरेंस ने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। यानी सर लॉरेंस ने 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। उसके बाद अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड लॉरेंस ने शानदार निष्क्रियता दिखाते हुए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाई और अफगानिस्तान के शासन शेरशाह अली ने से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए और उनसे अपना करीबी बना लिए। तो और लॉर्ड लॉरेंस के शासन में लॉरेंस के शासनकाल में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में और बुंदेलखंड तथा राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी तक भयंकर अकाल पड़ा। लॉरेंस के शासनकाल में ही उड़ीसा में 1866 ईस्वी में और बुंदेलखंड तथा राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा। इस भयंकर अकाल को यहाँ पे लिखा गया आरोन, यानी यहाँ पर अकाल होता। इस भयंकर अकाल को देखकर सर लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोजन का गठन किया गया। अकाल यहाँ पे होगा अकाल आयोजन का गठन किया। उसके बाद है हमारा 4 नंबर में आए थे 4 नंबर में आए थे, यानी 4 नंबर में लॉर्ड लॉरेंस के बाद जो आए थे लॉर्ड मेयो जो थे 1869 से 1872 तक यहाँ के वाइसराय रहे। लॉर्ड मेयो ने भी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन जारी रखा। यानी लॉर्ड लॉरेंस जो हस्तक्षेप की नीति जो अपनाई थी उसको लॉर्ड मेयो ने भी जारी रखा। लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। यानी लॉर्ड मेयो जो थे 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज यानी अपने नाम से एक कॉलेज का स्थापना किया। और 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो ने एक कृषि विभाग की स्थापना की एवं रेलवे विभाग का सरकारीकरण किया।
1872 में लॉर्ड मेयो ने एक कृषि विभाग की स्थापना की एवं रेलवे विभाग जो था उसका सरकारीकरण यानी सरकारी मान्यता दे दिया। भारत में प्रथम बार जनगणना यानी भारत में जो प्रथम बार जनगणना हुआ था, जो आज 10 साल पे प्रत्येक 10 साल पे होता, जो वह प्रथम बार जो हुआ था 1872 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा लॉर्ड मेयो के काल में ही शुरू की गई थी। अंग्रेज के द्वारा शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो रिपन के काल में 1881 ईस्वी में नियमित रूप से शुरू हुआ। यानी 1872 में इस पे चर्चा चला और 1881 ईस्वी में नियमित रूप से शुरू हो गया। उसके बाद लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। लॉर्ड मेयो जो थे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को शुरुआत किया। उसके बाद 1872 ईस्वी में एक अफगान ने चाकू मारकर अंडमान में लॉरेंस मेयो की हत्या कर दी। 1872 ईस्वी में एक अफगान ने यानी अफगान के रहने वाले चाकू मारकर अंडमान में यानी अंडमान एक जगह है वहीं पे लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। उसके बाद आए लॉर्ड मेयो के बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 1876 ईस्वी तक यहाँ राज किए, अपना हुकूमत चलाए। तो नॉर्थब्रुक के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। नॉर्थब्रुक के शासनकाल में भी बंगाल में अकाल पड़ा। इसी के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ। यानी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ। उसके बाद इसी के समय में यानी किसके समय में, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में व्यापार हेतु सुएज नहर खुला। इससे भारत एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार में तेजी आई। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच एक सुएज नहर था जिसे पहले बंद रखा हुआ था। तो उसे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के आने के बाद इसको खोल दिया गया, जिससे भारत एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार में तेजी आ गई। यानी जैसे कोई भी मार्ग मतलब कहीं जाने के लिए कोई मार्ग मिल जाए तो स्वाभाविक है वहाँ जाने में आसानी होगी। जैसे हम कहीं जाते हैं, अगर साइकिल से जाए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उसके साइकिल को छोड़ के बाइक से जाए तो उसके अपेक्षा थोड़ा कम समय लगेगा। तो इसी तरह भारत और ब्रिटेन के मध्य सड़क सुएज नहर जो खुल गया, उसके माध्यम से व्यापार में तेजी आ गई। उसके बाद 1873 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य है करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक नियमों को बंद करना। यानी लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कहना था 1873 ईस्वी में, इनका कहना था और घोषणा किए कि मेरा उद्देश्य है करों को हटाना। यानी जो किसानों से जो जमीन यानी खेत के बदले में जो उससे पैसा लिया जाता था उसको हटाना, और अनावश्यक वैधानिक नियम यानी कुछ जो है किसानों पे ऐसे नियम लगाया गया था जिसे लगाना अनिवार्य नहीं था। तो इन्होंने इस नियमों को भी बंद करने का घोषणा किया। उसके बाद बड़ौदा के मल्हार गांव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में उसके पद से हटा दिया और उसे मद्रास भेज दिया गया। बड़ौदा के मल्हार गांव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में उसके पद से हटा दिया और उसे मद्रास भेज दिया गया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आए थे, वह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही आए थे।
उसके बाद है हमारा लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन जो थे यहाँ 1876 से 1880 तक अपना शासन यानी हुकूमत चलाया। तो साहित्य क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड लिट्टन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखन और साहित्यकार था। लॉर्ड लिट्टन जो था मैरीडिथ नाम से जाने जाते थे। लॉर्ड लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड लिट्टन ने ही अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद इसके समय में ही यानी लॉर्ड लिट्टन के समय में ही 1876 से 1878 ईस्वी के मध्य भारत, पंजाब, हैदराबाद, बम्बई, मद्रास आदि क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ा था। लगभग 50 लाख लोग भूख से मारे गए। यानी लॉर्ड लिट्टन के समय में ही 1876 से 1878 ईस्वी के मध्य भारत, पंजाब, बम्बई, मद्रास आदि जैसे क्षेत्र यानी बहुत और क्षेत्रों में जो इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अकाल पड़ा और इन अकाल में लगभग 50 लाख लोग मारे गए। रिचर्ड स्टेजी की अध्यक्षता में लिट्टन एक अकाल आयोजन की स्थापना की। रिचर्ड स्टेजी की अध्यक्षता में लिट्टन एक अकाल आयोजन की स्थापना की थी। लॉर्ड लिट्टन के शासन में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यानी लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में ही 1 जनवरी 1878 ईस्वी को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया जाता। उसके बाद लॉर्ड लिट्टन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। यानी लॉर्ड लिट्टन से जो पहले था सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करने के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष था, तो उसे लॉर्ड लिट्टन ने 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। मार्च 1878 ईस्वी में लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो इस मार्च 1878 ईस्वी में लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं, तो इसे 1878 ईस्वी में पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद वह नोट राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश यानी जो भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें सबसे प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र सोम प्रकाश थे। इस प्रतिबंध से विशेषकर प्रभावित हुआ था, जबकि पायनियर अखबार ने इस एक्ट का स्वागत समर्थन किया था। उसके बाद 1878 ईस्वी में ही लिटिल इंडियन आर्म्स एक्ट भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट के तहत अब ना तो कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र रख सकता है, ना ही शस्त्रों का व्यापार कर सकता है। यानी 1878 ईस्वी में ही
लिटिल इंडियन आर्म्स एक्ट को पारित किया गया, जिसके तहत सबों का कहना था कि अब ना कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र को रख सकता है और ना ही उसका व्यापार करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।